खोज का खात्मा करने के बाद विद्युत उसके बनाए आयामी कवच से बाहर आ गया था। वो उम्मीद कर रहा था कि उसे सही सलामत देख सभी बेहद प्रसन्न होंगे, लेकिन उसकी आशा के विपरीत आचार्य थामा और रुचि सही सभी के चेहरों पर अजीबोगरीब भाव थे। ये देख उसे माजरा समझ में नहीं आ रहा था, जिसके चलते विद्युत ने मन ही मन सोचा, लगता है ये सभी विहान दल के तबाह होने से नाराज हैं। लेकिन तभी बंगा आसमान में उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसने विद्युत के कंधे पर हाथ रखते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम ठीक तो हो ना दोस्त? ये सुनते ही विद्युत बोला, मैं तो ठीक हूं बंगा, लेकिन इन सभी के चेहरों पर। विद्युत अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी बंगा तपाक से बोला, अरे तुम्हारी शक्तियों को कोई भी महसूस नहीं कर पा रहा था, इसलिए तुम्हें देख सबको लगा ये तुम नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मिक आभा है। ये सभी परेशान हो रहे थे कि कहीं नोचने। इतना कहकर बंगा चुप हो गया। दोनों हवा में धीरे धीरे चलते हुए बातें कर रहे थे। वही विद्युत उसकी बात का मतलब समझ गया था, इसलिए उसने मुस्कुराकर हामी में सिर हिला दिया और बंगा की ओर देखते हुए पूछा, एक बात बताओ, इतने सारे सुप्रीम रैंक योद्धा क्या तुमने मदद के लिए बुलाए थे? ये कहते हुए विद्युत की नजर सामने मौजूद कपाली के साथ खड़े 8 सुप्रीम रैंक योद्धाओं पर टिकी हुई थी, जिनकी आत्मिक शक्ति अंतर्ज्योति स्तर तक पहुंचने की रही थी। वो देखने में भले ही बूढ़े लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर दमकते गुरूर से उनकी शक्तियां और अनुभव साफ झलक रहे थे। उनमें से सिर्फ कपाली को विद्युत जानता था। बंगा ने जवाब दिया, इन्हें मैं नहीं जानता, शायद लीडर कपाली के बुलाने पर ये यहाँ आए हैं। विद्युत ने कुछ सोचते हुए हामी में सिर हिला दिया कि तभी बंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले दोस्त। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारा बच्चा भी होने वाला है। अचानक बंगा की बात सुनकर विद्युत के कदम हवा में ही रुक गए और उसने अपनी नजरें बंगा की ओर करते हुए कहा, तुम्हें ये बात कैसे पता? विद्युत ने इतना कहा ही था कि तभी उसे सामने से आती रोजी की मीठी आवाज सुनाई दी, तुम ठीक तो हो विद्युत? उसकी आवाज सुनकर विद्युत की बाहें सिकुड़ गई और उसने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, इसका मतलब तुम्हें रोजी के बारे में पता है? ऐसा कहते हुए विद्युत की नजरें बंगा की ओर थी, जो अब भी मुस्कुरा रहा था। वहीं दूसरी तरफ बंगा को मुस्कुराते देख रोजी समझ गई कि उसने शायद गलत समय पर विद्युत से यह सवाल पूछा था और वो बिना विद्युत का जवाब सुने वहां से जाने के लिए मुड़ने लगी। ये देख विद्युत ने तुरंत कहा, शुक्रिया रोजी, मेरी मदद करने के लिए। असल में विद्युत जानता था कि अगर रोजी वक्त पर नहीं आती तो शायद वो नोच को हरा नहीं पाता। विद्युत की बात सुनकर रोजी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो हल्का सा शर्माते हुए बोली, वो मैं दरअसल बुजुर्ग सजैन ने आकर खबर दी थी कि तुम किसी बड़ी मुश्किल में पड़ गए हो, इसलिए आचार्य थामा और बाकी सभी के साथ मैं भी आ गई। उसका जवाब सुनते ही विद्युत बोला, हाँ अब तुम ताकतवर हो चुकी हो और शायद तुम्हारी शक्तियां मुझसे भी ज्यादा हैं, इसलिए अब तुम मेरी बात भी नहीं मानोगी। लेकिन फिर भी मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हें मेरे लिए अपनी जिंदगी खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। भले ही तुम्हारी शक्तियां बढ़ गई हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे दुश्मनों को तुम्हारे बारे में कुछ भी पता चले। विद्युत इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही रोजी ने एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है विद्युत, मैं समझ सकती हूं। मैं आचार्य थामा के साथ मुझे वापस लौट जाऊंगी, तुम बस अपना ख्याल रखना। विद्युत को इस तरह एक खूबसूरत लड़की का दिल दुखाते देख बंगा की बाहें सिकुड़ गई। वो चलकर बोला, दोस्त माफ करना, शायद तुम्हें मेरी बात बुरी लगे, लेकिन तुम सच में एक नंबर के गधे हो और तुम्हें किसी लड़की से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। असल में बंगा ने देखा था कि किस तरह रोजी बिना सोचे समझे अपनी जान की परवाह किए बिना विताल कबीले के 2 बुजुर्गों से अकेले भिड़ गई थी। बंगा की बात सुनकर विद्युत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम नहीं समझोगे। इतना कहकर विद्युत आसमान में चलते हुए आचार्य थामा की ओर बढ़ गया। उसने बंगा की नाराजगी से भरी नजरों को नजरअंदाज करते हुए सोचा, मैं इरा से प्यार करता हूं और उसको धोखा नहीं दे सकता। असल में विद्युत जानता था कि इरा ने जब उसकी मदद की थी उसके पीछे बस उसका प्यार ही था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये भी लगता था कि रोजी ने जो कुछ भी किया था अपने दल को टूटने से बचाने के लिए किया। ठंडी आह भरकर वो मन ही मन बोला, बस 3 महीने और उसके बाद मैं इरा से महायोद्धाओं के मुकाबले में मिल पाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही रोजी ने विद्युत के चेहरे की मुस्कुराहट देखी, उसे अपने पेट में मौजूद बच्चे का ख्याल आया। उसने पेट पर हाथ रखकर मन ही मन कहा, जब तुम बाहर आओगे तो तुम अपने पिता की तरह मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? उस ख्याल के साथ रोजी के चेहरे पर उदासी भरी एक हल्की मुस्कुराहट थी। ये देख नाज के चेहरे पर नाराजगी उभर आई, क्योंकि वो जानती थी कि विद्युत की रोजी के साथ इस बेरुखी का कारण कहीं ना कहीं इरा थी। उसने एक ठंडी आह भरी और मन ही मन कहा, एक बार मैं अपनी पूरी शक्तियों को काबू कर लूं, उसके बाद मैं इरा को ही खत्म कर दूंगी, चाहे उसके बाद मुझे विद्युत के हाथों मरना ही क्यों ना पड़े। उसी पल नाज के दिमाग में किसी स्त्री की मीठी लेकिन भयानक आवाज गूंज उठी, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो नाज? मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक सौदा करना होगा और उसके बाद यकीन मानो तुम इतनी ताकतवर हो जाओगी कि खुद विद्युत भी तुम्हें नहीं हरा पाएगा, और ना ही वो सुपर 7 वॉरियर्स जिनके पास अनंत अविनाशी सील है, जिसकी वजह से वो आज तक जिंदा है। इसके साथ ही एक खौफनाक हंसी नाज के अंतर्मन में गूंज उठी। उसी क्षण नाज अपने अंतर्मन में अचानक एक रहस्यमय जगह पर पहुंच गई। वो जगह देखने में बेहद भयानक और डरावनी थी। चारों ओर लाल कोहरा फैला हुआ था जिसमें बेशुमार शक्तियां मौजूद थी। नाज उस जगह पर आगे की ओर बढ़ने लगी। उसने अपनी शक्तियों को सक्रिय करते हुए तलवार भी बाहर निकाली थी। नाज की तलवार निकालते ही वो मीठी आवाज उसे फिर से सुनाई दी, उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है नाज, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि तुम और मैं एक ही तो हैं। बस तुमने मुझसे कभी बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज तुमने मेरे मन की बात की तो मुझे अच्छा लगा। अचानक वो आवाज कठोर स्वर में बोली, तुमने एकदम सही फैसला लिया है नाज, इरा ही सबकी वजह है, और अगर तुम उसे खत्म कर दो तो तुम्हारी बहन विद्युत के साथ हमेशा खुश रहेगी। फिर वो नर्म लहजे में आगे बोली, तुम बहुत काबिल हो, सबसे काबिल, इतनी काबिल कि तुम खुद नहीं जानती। तुमने कभी सोचा है कि तुम खुद से ज्यादा काबिल लोगों से मुकाबला कैसे कर पाती हो? अगर तुम अपनी शक्तियों का राज जानना चाहती हो तो मेरी आवाज का पीछा करो और मुझ तक पहुंचो। अचानक नाज को अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ और उसका ध्यान उस ओर गया। उसके सामने रोजी मुस्कुराती हुई खड़ी थी और उसने कहा, शुक्रिया नाज, तुमने विद्युत का इतना ख्याल रखा, मैं तुम्हारी एहसान बंद रहूंगी। मैंने दल के बुजुर्गों से बात कर ली है, दल की अगली लीडर तुम बनोगी, क्योंकि फिलहाल विद्युत के पास सत्ता संभालने के लिए वक्त नहीं है और इसलिए आचार्य थामा ने दल के लिए तुम्हें लीडर चुना है। ये सुनते ही नाज ने चौंकते हुए कहा, लेकिन दल के बुजुर्गों और बाबा का तो फैसला यही था कि विद्युत दल का लीडर बनेगा। नाज की बात सुनकर रोजी मुस्कुराई और बोली, हाँ, लेकिन विद्युत ने भी तुम्हें ही दल का लीडर बनाने को कहा है। वो नहीं चाहता कि दल के लोगों के दिल में उसके लिए कोई भी गलत सोच पैदा हो। नाज, शायद तुम नहीं जानती, लेकिन विद्युत ने कभी मेरा फायदा नहीं उठाया, बल्कि मैंने ही उसका फायदा उठाया है, और ये मेरी किस्मत है जिसे मैं कभी बदल नहीं सकती। चलो अब हमें भी चलना चाहिए। ये कहते हुए रोजी के चेहरे पर मुस्कान थी। नाज ने अपनी बहन का हाथ पकड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, हमारे दल की मुसीबतों की वजह से विद्युत ने बहुत कुछ खोया है। अगर वो हमारी दल की मदद नहीं करता तो शायद उसकी दादी आज इस हालत में नहीं होती। ये कहते हुए नाज की आंखों से वो जानलेवा चमक गायब हो गई और जैसे ही वो होश में आ गई उसके चेहरे पर सामान्य भाव आते देख रोजी ने मन ही मन सोचा, मुझे नाज के बारे में आचार्य से बात करनी होगी। जैसे जैसे उसकी शक्तियां बढ़ रही है उस पर नफरत के जहर की ताकतों का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। अच्छा हुआ मैंने वक्त रहते ध्यान दे दिया, वरना नाज पर वो जहर फिर से हावी हो जाता। दरअसल नाज पर नफरत का जहर हावी होते देख रोजी उससे आत्मिक शक्तियों की मदद से बात करने लगी थी ताकि उसका ध्यान भटका सके, जिसमें फिलहाल वो सफल भी हो गई थी। उधर इन दोनों बहनों के चेहरों पर अजीबोगरीब भाव देख बंगा हैरान था। उसने मन ही मन कहा, मैं बेवजह ही अपने जिगरी दोस्त विद्युत पर शक कर रहा था। ये दोनों बहनें खूबसूरत होने के साथ साथ एकदम पागल है, और ये नाज तो लगता है पूरी की पूरी सनकी है।
मुझे इस बारे में विद्युत से बात करनी चाहिए। लेकिन बंगा ने इतना सोचा ही था कि तभी उसे अपनी ओर उठती नाज की नाराजगी भरी नजरें महसूस हुई। साथ ही उसके दिमाग में नाज की सख्त आवाज गूंज उठी, अगर मेरे हाथों मार खाना नहीं चाहते तो अपना मुंह बंद ही रखना। शायद तुम नहीं चाहोगे कि मैं तुमसे आमने सामने आकर बात करूं। उसकी आवाज सुनते ही बंगा की बाहों से खुल गई। वहां से जाते हुए वो मन में बोला, इसने मेरे मन की बात सुन ली, ये लड़की सच में खतरनाक है। उधर विद्युत आचार्य थामा के सामने खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आचार्य आप ठीक तो हैं? आपकी शक्तियां काफी बढ़ चुकी हैं, लेकिन अब भी आपकी ताकत मुझे दबी हुई महसूस हो रही है। विद्युत की बात सुनकर आचार्य थामा ने हवा में हाथ हिलाते हुए कहा, वो सब छोड़ो विद्युत, एक बात बताओ, क्या तुम सच में शक्तिपीठों में से एक भ्रमित देव की समाधि में गए थे? ये कहते हुए उनकी आंखों में विद्युत के लिए चिंता झलक रही थी, लेकिन विद्युत को जवाब दे पाता उससे पहले ही उसे अपनी ओर आती बहुत सी अनजान शक्तियां महसूस हुई, जिन्हें देखा आचार्य थामा के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, लेकिन विद्युत के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उनमें से सभी तजुर्बेदार बुजुर्ग थे, जिनके साथ निहारिका, सारा और लीडर कपाली भी मौजूद थे। कभी कपाली मुस्कुराते हुए बोले, विद्युत इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये सभी मेरे पुराने दोस्त हैं और तुमसे जरूरी बात करना चाहते हैं। ये सुनते ही विद्युत ने गंभीर आवाज में कहा, लेकिन मैं इनमें से किसी को नहीं जानता लीडर कपाली। साथ ही आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मेरी वजह से विहान दल के साथ साथ पूरा मना शहर भी बर्बाद हो गया। कपाली ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन मैंने पहले ही सभी को शहर से दूर जाने को कह दिया था और विहान दल के लोगों को बुजुर्ग गुप्त की मदद से पश्चिमी इलाके के अंदरूनी हिस्सों में भेज दिया था ताकि लोगों को बचाया जा सके। रही दल की बात तो दल के जवानों, युवा पीढ़ी के लोगों, बुजुर्गों और सदस्यों से मिलकर बनता है और वो सभी सुरक्षित हैं। फिर वो विद्युत के नजदीक आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, और ये सब तुम्हारी मदद से और तुम्हारे साथ आई शक्तिशाली देव सेना की योद्धा टोली की वजह से संभव हो पाया, इसलिए तुम वो सब भूल जाओ। मैं कुछ वक्त में इस जगह को फिर से बसा लूंगा, लेकिन फिलहाल तुम्हारा इन सभी के बारे में जानना जरूरी है। कपाली की बात सुनकर विद्युत ने एक नजर आचार्य थामा की ओर देखा और संजीदा होकर कहा, इस बारे में बाद में बात करें, फिलहाल तो मैं कुछ वक्त आराम करना चाहता हूँ। मेरी शक्तियां काफी हद तक खत्म हो चुकी हैं, इसलिए मुझे कुछ दिनों का विश्राम चाहिए। विद्युत के गुरूर को देखकर थोड़ी दूरी पर खड़े सिल्वर टाइगर ने नाराजगी से कहा, ये लड़का तो बिल्कुल उस बुढ़े थामा की बोली बोल रहा है। इसे ये भी नहीं पता कि इसके सामने मौजूद ये ताकतवर लोग असल में इसके दल के वही सेनापति है जिन्हें ढूंढने के लिए ये पश्चिमी इलाके में आया था। क्या होगा जब विद्युत को ये पता चलेगा कि वो लोग कोई और नहीं बल्कि उसके पिता के बर्बाद हो चुके दल के सेनापति थे? क्या विद्युत का गुरूर बनेगा उसके बहुत बड़े नुकसान की वजह? क्या नाज सच में मार डालेगी हीरा को? क्या होगा जब विद्युत को पता चलेगा नाज के दिमाग में हीरा के खिलाफ चल रहे षड्यंत्र के बारे में? कहीं शय तो कहीं मात है। विहान दल के लीडर कपाली अपने साथ मौजूद ताकतवर योद्धाओं के बारे में विद्युत को बताना चाहते थे, लेकिन विद्युत ने उनकी बात को ज्यादा तवज्जो न देते हुए आराम करने की बात कही, जिसे सुनकर सिल्वर टाइगर तुनक गया। सिल्वर टाइगर की बात सुनकर दिव्य यूनिकॉर्न ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम कोई दूसरी बोली बोलते हो। तुम भी तो बुढ़े थामा की बोली बोलते हो, उसके लिए तुमने अपने दल के खिलाफ जाने का फैसला किया था। दिव्य यूनिकॉर्न को अपनी टांग खींचते देखकर सिल्वर टाइगर गुर्राने लगा। ये देख दिव्य यूनिकॉर्न ने दांत दिखाते हुए कहा, मुझे अपना गुस्सा मत दिखाओ, मुझे से डर नहीं लगता, सिवाय उस दिव्य गजेश्वर के मैं किसी से नहीं डरता। तुम तो मुझे छू भी नहीं पाओगे। 10 दिव्य जानवरों के कबीले जानते हैं कि तुम्हारी शक्तियां थामा के साथ सील हैं। अभी फिलहाल तुम बस एक तिलिस्मी टाइगर हो जो मेरे एक या दो हमले में नहीं झेल पाएगा। दोनों की नोकझोंक सुनकर ऋतिक वेदा नाराजगी से बोले, अरे तुम दोनों बस भी करो, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। भले ही ऋतिक वेदा ने ये सब आत्मिक शक्ति की मदद से कहा था, लेकिन उनकी बात सुनकर दोनों समझ गए थे कि वो उनकी बातें सुनकर नाराज हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ विद्युत की बात सुनकर आचार्य थामा गंभीर आवाज में बोले, ये लड़का भी ना विद्युत आराम करने के लिए तुम्हें आगे भी समय मिल जाएगा। मुझे लगता है कि तुम्हें लीडर कपाली से बात करनी चाहिए। ये सभी लोग बहुत खास हैं और तुम जानते भी नहीं हो कि ये कौन है। आचार्य थामा की बात सुनकर अघोरा ने मुस्कुराते हुए कहा, थामा जी आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, विद्युत की हमसे बेरुखी लाजमी है। वैसे भी हमने उसकी कोई मदद नहीं की, हम तो बस खड़े होकर मुकाबला देखते रहे। अघोरा की बात सुनकर कपाली इज्जत भरी आवाज में बोले, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप तो सिर्फ वही कर रहे थे जो महागुरु विरूपाक्ष ने आपसे कहा था। इसमें आपकी और बाकी सभी की कोई गलती नहीं है। तभी एक और बुजुर्ग बोले, हमें विद्युत को आराम करने देना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत खास है और हमारे दल का होने वाला अगला लीडर भी। अगर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता होता तो मैं बेताल कबीले के खिलाफ जाने में एक बार भी नहीं सोचता। तभी चंद्रमा दल के अघोरा बोले, फिलहाल विद्युत अभी काफी कमजोर है, इसलिए हमें सबसे पहले चंद्रमा दल चलना चाहिए, क्योंकि हमारा दल इस वक्त सबसे करीब है। वहां जाकर हम विद्युत के जख्मों का इलाज कर सकते हैं, साथ ही बेताल दल से हिसाब बराबर करने के बारे में भी सोच सकते हैं। उन सभी की बातें सुनकर विद्युत की आंखों में हैरानी नजर आने लगी। वो सारा की ओर देखने लगा जो लीडर कपाली के पीछे खड़ी थी। विद्युत को अपनी ओर देखते पाकर सारा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे यूं शर्माते देख विद्युत ने मन ही मन सोचा, क्या ये लोग मेरी और सारा की शादी और मुझे विहान दल का लीडर? ये ख्याल आते ही उसके चेहरे पर नाराजगी उभर आई। वो कुछ कहता उससे पहले ही नाज उसके पास आई और बोली, ये तुम्हारे पिता के द्वारा बनाए गए सेनापति हैं। असल में नाज ने आचार्य थामा और ऋतिक वेदा की बातें सुन ली थी। नाज की बात सुनकर विद्युत की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। उसने अपनी हैरानी पर काबू करते हुए एक नजर सबकी ओर देखा। उन सभी बुजुर्गों के चेहरों पर बेइंतहा खुशी थी और वो सभी मुस्कुराते हुए विद्युत की ओर देख रहे थे। इसके साथ ही कपाली ने सबको साथ चलने के लिए कहा और सभी तिलिस्मी जानवरों पर सवार होने लगे और चंद्रमा दल की ओर बढ़ चले। इस वक्त आसमान में सिल्वर टाइगर और दिव्य यूनिकॉर्न सबसे आगे उड़ रहे थे, जिन पर ऋतिक वेदा और आचार्य थामा के साथ रोजी बैठी हुई थी। उनके साथ देव सेना के बाकी सदस्य भी थे। इन सबके अलावा सबके आकर्षण का केंद्र आसमान में उड़ता एक विशाल हरा नाग था, जो असल में नागेश था। नागेश के ऊपर खंग, नाज और बंगा बैठे हुए थे। लीडर कपाली के साथ विद्युत और बाकी सभी तिलिस्मी चीलों पर सवार थे, जो सभी के चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाए हुए उड़ रहे थे। आसमान में इतने सारे ताकतवर लोगों को एक साथ आगे बढ़ते देख अपने दल की ओर वापस लौट रहे गुप्त मुस्कुराते हुए बोले, सच में यकीन नहीं होता कि इन सभी ताकतवर दलों और लीडरों का रिश्ता विद्युत से है। मुझे विद्युत को देखकर हमेशा लगता था कि ये एक दिन पूरे आर्यवर्त में सबसे ताकतवर बनेगा। ऐसा लगना स्वाभाविक भी है, आखिर ये गॉड ऑफ थंडर का बेटा जो है। अब वो दिन दूर नहीं जब ये लड़का उन सभी दलों से बदला लेगा। अच्छा है, कोई तो है जो उन वाहियात दलों से टक्कर लेने की हिम्मत कर रहा है। गुप्त की बात सुनकर माया के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी मुट्ठी में पकड़े सुनहरी रोशनी से चमकते स्टोन को वापस रख लिया। तभी माया ने मुस्कुराते हुए कहा, यामिनी तुम ठीक तो हो? माया की बात सुनकर यामिनी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मेरी सील हटाने के साथ उन ताकतवर बुजुर्ग ने मेरी आत्मा पर चढ़ी सील को हटा दिया है। चलो दल वापस चलते हैं और जरूरी कामों को पूरा करते हैं। ऐसा कहते हुए यामिनी की नजर विद्युत पर गई और उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट फैल गई, जिसे देख माया फिक्र के साथ बोली, देखो तुम्हें विद्युत से दूर रहना चाहिए, वो बहुत ताकतवर हो चुका है और एलिमेंटल रैंक पर पहुंचने के बेहद करीब है। अपनी बहन माया की बात सुनकर यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तो मुझे भी एलिमेंटल रैंक पर पहुंचना होगा और वो भी जल्द से जल्द, वरना अगर कभी मेरा सामना विद्युत से हुआ तो वो मुझे देखेगा तक नहीं। ऐसा कहते हुए यामिनी ने माया का हाथ पकड़ा और उसे वहां से दूर ले जाने लगी। दोनों को तेज रफ्तार में जाते देख गुप्त ने मन ही मन कहा, बेचारी जवान पीढ़ी की लड़कियां, न जाने ये लड़का और कितनों को अपने पीछे घुमाएगा। तो मुझे भी इससे जलन होने लगी है। अच्छा हुआ मैं इसकी उम्र का नहीं हूं। खैर इस बार विद्युत महायोद्धाओं के मुकाबले में हिस्सा लेने वाला है, ये मुकाबला सच में लाजवाब होगा। अगले दिन
मनार शहर की सीमा से लगे चंद्रमा दल के इलाके में सफेद खूबसूरत पत्थरों से बना एक विशाल महल शहर के बीचों बीच मौजूद था, जिसके चारों ओर ताकतवर लोगों की शक्तियां साफ महसूस की जा सकती थी। जगह जगह पर ताकतवर योद्धाओं की तैनाती ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया था। एक दुकानदार ने कहा, अरे सुना, इस बार चंद्रमा दल ने बहुत सारे ताकतवर लोगों को जमा किया है। तभी एक दूसरे बुजुर्ग आदमी ने कहा, यह तो अच्छी बात है। अगर चंद्रमा दल ताकतवर हो जाएगा तो इंसानों की मुश्किलें कम होगी और गंधर्व कबीले के अजीबोगरीब लोगों का घमंड भी थोड़ा कम होगा। वो हम इंसानों को कुछ समझते ही नहीं है। उस बुजुर्ग की बात सुनकर एक जवान लड़का मुस्कुराते हुए बोला, काका शायद तुम भूल रहे हो, उस गंधर्व कबीले का लीडर एलिमेंटल रैंक के 7वें पड़ाव पर है और अब तो उसके दल की जवान पीढ़ी के वो तीनों शैतान जिनका गुरु 7वें आसमान पर है, वो भी एलिमेंटल रैंक पर पहुंच चुके हैं। उनमें से सबसे काबिल व्योम है, जिसने अपनी अजीबोगरीब तकनीक के साथ पिछली बार महायोद्धाओं के मुकाबले में शीर्ष 20 में जगह बनाई थी। वो निहारिका के पीछे पागल है। और ये चंद्रमा दल कितने भी ताकतवर लोगों को बुला ले, उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूं निहारिका को उससे शादी कर लेनी चाहिए। तभी एक बुजुर्ग ने नाराजगी के साथ कहा, तुम जवान लड़के सच में किसी काम के नहीं हो, खुद उसका सामना नहीं कर सकते और उस लड़की निहारिका को बलि का बकरा बनाना चाहते हो। जानते हो ना वो उम्र में निहारिका से कितना बड़ा है। निहारिका को उस जैसे वाहियात इंसान के हाथों में सौंपना लीडर अघोरा ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ये सुनकर वो जवान लड़का दांत पीसते हुए बोला, वो एलिमेंटल रैंक पर है और मैं नश्वर सम्राट रैंक पर, मैं इसका सामना कैसे कर सकता हूं? वो मुझे पलक झपकते ही खत्म कर देगा। ये सुनते ही उस बुजुर्ग ने कहा, मैंने सुना है इस बार विहान दल भी आया है, जिसने एक अनजान जवान लड़के की मदद से तिलिस्मी नोच को खत्म कर दिया है। अगर वो लड़का चंद्रमा दल की मदद करने के लिए भी तैयार हो गया तो गंधर्व कबीले को मजबूरन पीछे हटना ही पड़ेगा। इन सभी बातों से दूर सफेद पत्थरों से बने महल के एक कमरे में विद्युत बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ था। उसके सोने के अंदाज से साफ महसूस किया जा सकता था कि उसका शरीर इस वक्त शक्तियां सोखता जा रहा था। उसके कमरे के बाहर मौजूद योद्धा हैरानी से उस कमरे से निकलती खतरनाक शक्तियों को महसूस कर रहे थे। हालांकि वो सभी विद्युत से जलन भी महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो सभी निहारिका को पसंद करते थे। इतना ही नहीं, निहारिका विद्युत से मिलने के लिए 10 से भी ज्यादा बार आ चुकी थी, लेकिन विद्युत को सोता देखकर वो हर बार वापस लौट गई थी। कुछ दिनों बाद सुबह का वक्त था और विद्युत अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके नजदीक एक कुर्सी पर नागेश बैठा हुआ था, जो 2 दिनों से विद्युत के उठने का इंतजार कर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक की आवाज हुई और नागेश ने एक बार फिर विद्युत की तरफ देखा। दस्तक की आवाज सुनते ही विद्युत एक झटके में उठकर बैठ गया। अपनी आंखें मलते हुए वो चिड़चिड़ाकर बोला, हद हो गई, चैन से सोने भी नहीं देते। इससे तो अच्छा होता कि मैं किसी शांत जगह पर जाकर आराम कर लेता। उठते ही उसने कमरे में एक तरफ रखे पानी के बर्तन से अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे, अपना कोट पहना और दरवाजे की ओर देखते हुए बोला, दुदुसी, ये शक्तियां तो दुदुसी की हैं, ये यहाँ क्या कर रही है? विद्युत की बात सुनकर नागेश ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, तुम्हें पता भी है तुम कितने देर से सो रहे हो? नागेश की बात सुनकर विद्युत ने हैरानी से कहा, कितने देर से सोया हुआ था? तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं नागेश? महायोद्धाओं के मुकाबले को कितना कम वक्त बचा है। ये कहते हुए विद्युत के चेहरे पर झल्लाहट थी। उसने थके हुए स्वर में कहा, जो भी हो अंदर आ जाओ। इस आवाज के साथ ही दरवाजा खुला, एक काली परछाई क्षण भर को दिखाई दी और गायब हो गई। ये देखते ही विद्युत इधर उधर देखने लगा। तभी कमरे में एक आवाज गूंजी, अब बेवकूफों की तरह इधर उधर देखना बंद करो, मैं यहाँ हूँ विद्युत। अचानक विद्युत ने पलट कर देखा और उसकी नजर एक कुर्सी पर पड़ी जिस पर दुदुसी बड़े आराम से बैठी हुई थी। ये देख विद्युत ने दुदुसी को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए दूसरे कमरे में जाकर अपने कपड़े बदले। कंधे पर अपना भाला टांगते हुए उसने नागेश की ओर देखा और कहा, क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो? नागेश ने झट से पूछा, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो विद्युत? इस वक्त दल में कोई नहीं है, तुम्हें शायद मालूम नहीं है। विद्युत भौहें सिकोड़ते हुए बीच में बोला, क्या मतलब कोई नहीं है? आचार्य थामा और बाकी सब कहाँ हैं? तभी कमरे में सारा दाखिल होते हुए चिंतित स्वर में बोली, सभी लोग दल के मैदान में मौजूद हैं। ये सुनते ही विद्युत ने कहा, क्या चंद्रमा दल में कोई मुकाबला है? ये कहते हुए वो कुछ सोचने लगा। असल में विद्युत अच्छी तरह जानता था कि हर दल के अपने खास रीति रिवाज और नियम होते थे। दुदुसी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए विद्युत, इसलिए तुम्हें किसी ने जगाया भी नहीं। दुदुसी की मुस्कुराहट देखकर सारा ने नाराजगी से उसकी ओर देखा, लेकिन दुदुसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने सारा को नजरअंदाज करते हुए आगे कहा, आज सौदे का दिन है विद्युत। दरअसल चंद्रमा दल मनार शहर के इस सीमावर्ती इलाके में काफी समय से है और इस शहर में प्राचीन काल से गंधर्व कबीला राज करता आया है। वो कबीला बेहद ताकतवर है और उसका लीडर एलिमेंटल रैंक के 7वें पड़ाव पर है। लीडर अघोरा के दल के आने के बाद यहाँ इंसानी दल और दूसरे लोग भी आकर रहने लगे। गंधर्व कबीला इंसानों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उनका मानना है कि इंसान काबिल नहीं होते, इसलिए उन्हें गंधर्व कबीले के नियमों के अनुसार ही चलना होगा। फिर वो अपने बालों को सहलाते हुए आगे बोली, इसके लिए उन्होंने 2 शर्तें रखी है। पहली, चंद्रमा दल गंधर्व कबीले से रिश्ता जोड़े, जिसके लिए लीडर अघोरा को निहारिका की शादी गंधर्व कबीले के किसी सदस्य से करनी होगी, या फिर दूसरा रास्ता है मुकाबला। अगर चंद्रमा दल उनके 3 काबिल जवान योद्धाओं को हरा देता है तो वो इस बात के लिए सौदा करेंगे और हर साल चंद्रमा दल को एक कीमत चुकानी होगी। दुदुसी की बातें सुनकर विद्युत की भौहें चढ़ गई। उसने नाराजगी भरी आवाज में कहा, क्या वाहियात शर्त है, इस तरह तो चंद्रमा दल जीतने के बाद भी गंधर्व कबीले का गुलाम ही रहेगा। लेकिन दुदुसी कुछ और कहती उससे पहले ही विद्युत ने गुस्से में कहा, सारा, क्या तुम मुझे उस जगह ले जा सकती हो? विद्युत आगे बढ़ा ही था कि दुदुसी ने उसे रोकते हुए कहा, रुको विद्युत, अगर तुम गंधर्व कबीले से मुकाबला करने की सोच रहे हो तो एक बात जान लो, वो दल आचार्य वायु दल के चुने हुए खास कबीलों में से एक है। आचार्य वायुदेव का नाम सुनते ही विद्युत एक पल के लिए सोच में पड़ गया। ऐसा क्या खास है गंधर्व कबीले में कि वो आचार्य वायुदेव का खास है? क्यों उनका नाम सुनकर विद्युत सोच में पड़ गया? क्या वो जाएगा मुकाबले के मैदान में या इन सभी बातों को नजरअंदाज कर महायोद्धाओं के मुकाबले के लिए तैयारी करेगा? क्या है